हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय रोशन। तो अभी हम पढ़ रहे हैं हमारा जो सीजीएल 2023 का मेंस का बैच है, ठीक है। और आई होप आप लोग बिल्कुल सीरियसली तैयारी कर रहे होंगे, अच्छे से आप लोग पढ़ रहे होंगे, मेंस की तैयारी बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। और मैंने आज अपने टेलीग्राम पे इंग्लिश बाय रोशन जो टेलीग्राम है वहाँ पर भी मैंने आपसे पूछा था, और कम्युनिटी पर मैंने आप लोगों से पूछा था कि क्या मैं आप लोगों के लिए वोकैब स्पेशल क्लास लेके आऊँ, जो कि सभी के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आपका मेंस का एग्ज़ाम है। क्योंकि देखो मेंस वालों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने ये सोचा है, मैंने ये प्लान किया है कि पिछले 4-5 साल के अंदर आए हुए जितने भी इंपॉर्टेंट वोकैब्स हैं मैं वो तो आपको करवाऊंगा ही। उसमें वन वर्ड्स हो गए, इडियम्स हो गए, ठीक है, एंटोनियम्स हो गए, सिनोनियम्स हो गए, और सिंपल वोकैब्स हो गई। और इसके अलावा भी मैं सोच रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको करवाऊँगा। तो मैंने बहुत कुछ प्लान किया वोकैब को लेकर। अगर आप लोग कहते हो तो इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके आप लोग फिर से एक बार बता दीजिएगा, क्योंकि आप लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हो मतलब आप लोग मेंस का एग्जाम देने वाले हो, तभी आप थंबनेल को देखकर इस वीडियो में आए हो। तो अगर आप लोग भी मुझे कमेंट करके बता देंगे कि वोकैब स्पेशल क्लास क्या मैं लेकर आऊँ, तो मैं इस पर थोड़ा सा और ज़्यादा अच्छी तरीके से सोचूंगा, विचार करूँगा, ठीक है। अभी हम क्या कर रहे हैं आपको पता है, आपके सामने देखो जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको करवा रहा हूँ ना, ग्रामर प्रैक्टिस हम लोग बेसिकली पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामर प्रैक्टिस। मैंने बताया था आपको हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ग्रामर की जो प्रैक्टिस है। ग्रामर की प्रैक्टिस का मतलब कंप्लीट ग्रामर मैं आपको इसके अंदर करवाने वाला हूँ, कंप्लीट ग्रामर। और जब मैं किसी चीज़ को कंप्लीट बोलता हूँ तो मतलब उसका कंप्लीट होता है, यानी कि इसके अंदर मैं सब कुछ आपको रिवाइज करवा दूंगा, सब कुछ रिवाइज करवा दूंगा। जो जो रूल आपके दिमाग में नहीं भी होंगे वो भी रूल आपके दिमाग में मैं घुसा दूंगा क्वेश्चंस के माध्यम से, ठीक है। तो ये जितने भी क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये सारे क्वेश्चन मेरे बनाए हुए नहीं हैं, ये सारे प्रीवियस ईयर के एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चन है, टीसीएस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस हैं। इसी के बेस पे आपका मेंस का एग्जाम होगा। तो पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पता है स्क्रीन को पॉज करके, क्योंकि लाइव क्लास नहीं है कि मैं साइड हो जाऊं और आप करते रहो। आप स्क्रीन को देखो, मैं साइड हूं तो ऐसी जब मैं साइड रहूंगा तो आप क्या करोगे, स्क्रीन को पॉज करोगे और पहले आप क्वेश्चंस को खुद अटैम्प्ट करोगे, ठीक है। कर दिया था ना पॉज, आप सुन लो ध्यान से। पहले आप क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करोगे, उसके बाद जैसे आप स्क्रीन को मतलब दोबारा से प्ले करोगे, रिप्ले करोगे, वैसे मैं क्या होऊंगा आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा सॉल्व कराता हुआ, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एरर बताना है कि इसमें से कौन से वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। और ऐसे यहां पर क्या करना, देखो क्या लिखा, सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये एक सेंटेंस आपको दिया है, आपको बताना है कि देखो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है, इसको आपको करेक्ट करके बताना है कि कौन सा इन चारों में से ऑप्शन आएगा, ठीक है। कर लो जल्दी से इसको, स्क्रीन को पॉज करके कर लिया होगा आप लोगों ने इसको, ठीक है। करते हैं, देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन कोर्स बाय टाइम। आपने पढ़ा होगा एक फ्रेज होता है इन कोर्स ऑफ टाइम, ठीक है। इन कोर्स ऑफ टाइम, इन द गिवन कोर्स ऑफ टाइम कह लो या इन कोर्स ऑफ टाइम कह लो, मतलब क्या होता है किसी निश्चित समय में या किसी समय के बाद। आफ्टर अ टाइम कह सकते हो, आफ्टर अ टाइम मतलब किसी एक निश्चित समय के बाद, किसी एक निश्चित समय के बाद। एक और होता है ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ये आपने पढ़ा होगा, ओवर द कोर्स ऑफ टाइम यानी कि समय के साथ साथ। क्या होता है, समय के साथ साथ, यानी कि जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे, समय के साथ साथ आपने पढ़ा होगा। ओवर द कोर्स ऑफ टाइम मतलब समय के साथ साथ, जैसे बोलते हैं ना कि समय के साथ साथ वो दोनों और क्लोज होते गए, ठीक है, कि ओवर द कोर्स ऑफ टाइम दे बिकेम क्लोजर एंड क्लोजर, कि वो क्या होते गए, क्लोज होते गए एक दूसरे के। इन कोर्स ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी निश्चित समय के बाद या फिर किसी निश्चित समय, जो निश्चित एक समय दिया गया है उसके भीतर, ये भी कह सकते हो, ठीक है। इन द गिवन कोर्स ऑफ टाइम मतलब दिए हुए समय में। तो या तो इन कोर्स ऑफ टाइम होता है, ठीक है, या फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम होता है, ठीक है। इन द कोर्स ऑफ टाइम या फिर ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, ये तो होता ही नहीं है। इन कोर्स बाय टाइम तो होता ही नहीं है ना, इन कोर्स बाय टाइम तो नहीं होता, तो यहां पर क्या आ जाएगा, इन कोर्स बाय टाइम नहीं होगा, क्या हो जाएगा, इन कोर्स ऑफ टाइम। देखो यहां पर क्या दे रखा है, ऑफ टाइम, यहां पर भी क्या दे रखा है, ऑफ टाइम, बाय टाइम नहीं होता। यहां पर इन है, ये वाला केस दिख रहा है आपको, इन कोर्स, तो यहां पर बाय की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑफ टाइम। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है, इस वाले पार्ट में एरर है, तो आपका सही आंसर क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, इन कोर्स बाय टाइम। और बाय की जगह पर क्या आ जाएगा, ऑफ आ जाएगा। सही आंसर भी मैं लिख देता हूं, ठीक है। सिंपल है, याद रखना है इसको, अच्छी चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है। सेलेक्ट द ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। ये सेंटेंस है, इसका ग्रामेटिकली करेक्ट वर्जन आपको बताना है। देखो पहले देख लेते हैं गलती क्या है। द यंग पायरेट, जो यंग पायरेट है, इज मोर क्लेवरर। अगर आपने रूल पढ़ा हो तो कभी भी दो पॉजिटिव डिग्री, या फिर कह सकते हो एक सिंपल सी भाषा में मैं आपको समझाता हूं, हर चीज को लिखा नहीं जाता, कि कुछ चीजों को आपको समझना पड़ता है। जैसे मैंने यहां पर लिखा है क्लेवरर, आप अच्छे से जानते हो कि जो क्लेवर है ये क्या होता है, पॉजिटिव डिग्री। यहां पर लिखता हूं, क्लेवर क्या होता है,
पॉजिटिव डिग्री। इसका कंपैरेटिव क्या होता है? क्लेवरर। और सुपरलेटिव क्या होता है? क्लेवरेस्ट। ये तो आप सब जानते हो, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, मेंस की तैयारी कर रहे हो इतना जानते होंगे। क्लेवर, क्लेवरर, क्लेवरेस्ट। यानी कि क्लेवर का कंपैरेटिव डिग्री क्लेवरर होता है, मुझे पता है, ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं, मैंने आपसे बोला ब्यूटीफुल, मैंने बोला ब्यूटीफुल, इसका कंपैरेटिव बनाओ। ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव क्या बनाओगे? ब्यूटीफुलर नहीं, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव होता है मोर ब्यूटीफुल। क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल। यानी कि जो बेसिकली डबल सिलेबल या एक से ज्यादा सिलेबल वाले जो एडजेक्टिव्स होते हैं, सिलेबल का मतलब क्या होता है? वॉवल साउंड। तो एक से ज्यादा वॉवल साउंड वाले जो भी आपके एडजेक्टिव्स होते हैं, उनका जो कंपैरेटिव बनता है वो मोर लगा के बनता है। ब्यूटीफुल, 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 दो वॉवल वाला साउंड है, ब्यूटीफुल, ठीक है। यानी कि डबल सिलेबल है, एक से ज्यादा सिलेबल, आप ऐसे याद रखो। तो इसका कंपैरेटिव कैसे बनेगा? मोर ब्यूटीफुल। और सुपरलेटिव कैसे बनेगा? मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ठीक है। यानी कि हम मोर की मदद तब लेते हैं जब खुद ब खुद इसका कंपैरेटिव ना बने, लेकिन क्लेवर का तो खुद ब खुद क्लेवरर बनता है ना कंपैरेटिव। तो जब क्लेवरर बनता है तो अलग से इसमें मोर लगाने की क्या आवश्यकता है? ठीक है। द यंग पायरेट इज मोर क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप। यानी कि जो पायरेट है ना, वो किससे ज्यादा क्लेवर है? वो कैप्टन से ज्यादा क्लेवर है। यानी कि यहां पर कंपैरिजन की जा रही है पायरेट की, किससे कंपैरिजन की जा रही है? कैप्टन से, कि पायरेट जो है वो कैप्टन से ज्यादा क्या है? क्लेवर है। तो क्या बोलेंगे? द यंग पायरेट इज क्लेवरर देन, मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है। सही देखो कौन सा है? द यंग पायरेट इज मोस्ट क्लेवर नहीं होगा, क्योंकि कंपैरेटिव डिग्री होता है, आपको पता है, हमें कंपेयर करना है। सॉरी, ये सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्या होता है ये? सुपरलेटिव डिग्री। हमें सुपरलेटिव नहीं चाहिए ना, हमें क्या चाहिए? कंपैरेटिव चाहिए। द यंग पायरेट इज क्लेवरर टू, क्लेवरर के बाद देन आएगा, टू तो नहीं आएगा, ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। द यंग पायरेट इज क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप। अगला भी देख लो एक बार। द यंगर, यंगर नहीं आएगा, यंगर तो, यंगर का मतलब तो क्या होता है? किसी से छोटा, किसी से छोटा, जबकि यहां पर यंग किसी से कंपेयर नहीं किया गया, यहां पर कंपेयर किया गया पायरेट को। पायरेट कैसा है? यंग है, यानी कि अपने आप में एडजेक्टिव है, यंग पायरेट है। यंगर पायरेट क्या होता है? यंगर तो तब बोलते जब किसी से कंपेयर करके इसको छोटा बताते, तो सीधा होगा यंग पायरेट इज क्लेवरर देन द कैप्टन ऑफ द शिप। तो ये क्या है? गलत है। सही आंसर आपका क्या आ गया? ऑप्शन सी आ गया, ठीक है। समझ में आया भाई? जब आप एक को दूसरे से कंपेयर करते हो तो कंपैरेटिव डिग्री लगाते हो, तो क्लेवरर कंपैरेटिव डिग्री है तो अलग से मोर लगाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। दो क्वेश्चंस फिर आएंगे आपके सामने स्क्रीन पे, जल्दी से इनको करना है सॉल्व, ठीक है। करो, स्क्रीन को पॉज कर लो, अब करो। हो गया होगा। इफ वी हैड मूव्ड टू इटली व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था उस समय अगर हम इटली चले गए होते, आई विल हैड एन इटालियन एक्सेंट, तो अब तक मेरी जो एक्सेंट है, जो बोलने का तरीका, वो इटालियन हो चुका होता। आप लोगों ने कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा होगा। एक सेकेंड, मैं आपको तीन इंपॉर्टेंट क्लॉजेस बता देता हूं, उसको याद रखना, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस आपने पढ़ा होगा। क्लॉज नंबर 1 क्या होता है? आपका जो इफ क्लॉज है, इधर मैं लिखता हूं इफ क्लॉज, इधर मैं लिखता हूं मेन क्लॉज। इफ क्लॉज और मेन क्लॉज जानते होंगे। इफ क्लॉज क्या होता है? मेन क्लॉज क्या होता है? इफ क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसके अंदर कंडीशन रखी जाती है। अगर मैं दिल्ली आता हूं तो तुमसे जरूर मिलूंगा, तो मिलने का काम तो तब होगा ना जब मैं दिल्ली आऊंगा, यानी कि मिलने की कंडीशन क्या है? मेरा दिल्ली आना। तो अगर मैं दिल्ली आता हूं तो इसमें कंडीशन रखी गई है, तो ये क्या है? ये क्या है? इफ क्लॉज है। समझ में आया? जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचता हूं तो मैं कॉल करूंगा, तो कॉल कब करूंगा? जब दिल्ली पहुंचूंगा, यानी कि कॉल करने की कंडीशन क्या है? मेरा दिल्ली पहुंचना, यानी कि कॉल करने का जो काम है वो मेरे दिल्ली पहुंचने पर डिपेंड कर रहा है ना, ठीक है। तो जो डिपेंड करे वो मेन क्लॉज हो जाता है, और जिस पर डिपेंड करे वो क्या हो जाता है? इफ क्लॉज हो जाता है, ठीक है। तो इफ क्लॉज कौन सा होता है? मैंने आपको बताया, जिसके अंदर कंडीशन रखा जाता है। और मेन क्लॉज कौन होता है? जो इफ क्लॉज पे डिपेंड करता है कि अगर ये होगा तभी ये वाला हो पाएगा। सिंपल सी भाषा में कि अगर ये होगा तभी ये हो पाएगा। देखो वैसे कंडीशनल अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है A to Z बैच में, आप जाकर पढ़ लेना, ठीक है। मैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट क्लॉजेस बताता हूँ जिसके बारे में एग्जाम में रिपीटेडली क्वेश्चन आते हैं। आपका इफ क्लॉज अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट से बने, किससे बने? प्रेजेंट इंडेफिनिट।
प्रेजेंट इंडेफिनिट का मतलब होता है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देगा या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस दे देगा, सिंपल। या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ठीक है। तो इसका जो मेन क्लॉज बनता है वो कैसे बनता है, विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। विल शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नीचे लिखूं इसको, यहां नहीं दिखेगा, के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पहला क्लॉज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है भाई, कि अगर आपका इफ क्लॉज प्रेजेंट इंडेफिनिट से बने, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस, तो मेन क्लॉज किससे बनेगा, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है अगर आपका इफ क्लॉज किससे बने, आपका पास्ट इंडेफिनिट, किससे बने, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, इफ क्लॉज किससे बने, पास्ट इंडेफिनिट, या फिर पास्ट इंडेफिनिट ना करके आसान भाषा में आप क्या कह सकते हो, सिंपल प्रेजेंट। कई जगह पर आपको पास्ट इंडेफिनिट दिखेगा और कई जगह पर आपको दिखेगा सिंपल पास्ट। क्या दिखेगा, सिंपल पास्ट, ठीक है। कई जगह पर दिखेगा पास्ट इंडेफिनिट और कई जगह पर आपको दिखाएगा सिंपल पास्ट, आपको दिखाई दे जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होगा, या तो क्या होगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म, ठीक है, या फिर कई जगह पर आपको दिखाई दे जाए वर, क्या दिखाई दे जाएगा, और वर के साथ आपको दिखाई दे जाएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। या तो वर्ब की सेकंड फॉर्म या कई जगह पर आपको वर के साथ ऑब्जेक्ट दिखाई दे जाएगा, और केवल वर होता है। इस वाले केस में वॉज कभी नहीं होता, हमेशा वर होता है, ध्यान रखना। ये बेसिकली किसको दिखाता है, इमेजिनेशन को। किसको दिखाता है, इमेजिनेशन को, इमेजिनेशन को दिखाता है ये, ठीक है, ध्यान रखना। तो ऐसे केस में जो आपका मेन क्लॉज बनता है वो किससे बनता है, वुड के साथ V1 से। वुड के साथ क्या लग जाएगा, V1, वुड के साथ V1, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, याद रखना है इसको, ठीक है। और तीसरा जो होता है वो होता है आपका जो ये क्लॉज होगा वो किस में होगा, पास्ट परफेक्ट में। किस में होगा, पास्ट परफेक्ट। मैंने क्या बताया, बहुत ही बड़ा टॉपिक है ये। मैं यहाँ पर 3 इंपॉर्टेंट सिर्फ आपको मैं क्लॉजेस बता रहा हूँ जिसको आपको याद रखना है। पास्ट परफेक्ट का मतलब यहाँ पर क्या होगा भाई, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इसका मेन क्लॉज कैसे बनेगा, वुड, वुड में क्या लगा दो, हैव, और हैव में क्या लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। ये मेन 3 क्लॉजेज जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेन 3 क्या है, क्लॉजेज हैं। अगर आपको पूरी तरीके से समझना है इस टॉपिक को, है ना, कि कंडीशनल क्या होता है और क्या क्या होता है, तो उसके लिए आप जो कंडीशनल सेंटेंस वाला मेरा टॉपिक है जो A to Z बैच में मैंने पढ़ा रखा है, वो जाके आप एक बार देख लेना, पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है भाई। क्लियर हुआ, तो 3 क्लॉजेज याद रखना। अब मैंने क्या बोला, अगर आपको और समझना है तो आप वाली क्लास जाके देख लो, बस ये 3 क्लॉज मैंने आपको यहाँ पर बताए। इफ वी हैड मूव्ड टू इटली, यानी कि ये तो ठीक है, गलत कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है। यहाँ पर दे रखा है हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ये इफ क्लॉज है। तो मैंने क्या बताया, अगर आपका इफ क्लॉज हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म से बने तो आपका मेन क्लॉज किससे बनेगा, वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यानी कि यहाँ पर विल की जगह पर क्या आना चाहिए, वुड, विल की जगह पर क्या आना चाहिए, वुड, ठीक है। विल की जगह पर आ जाएगा यहाँ पर वुड, और उसके बाद क्या, हैव, तो क्या आ जाएगा, वुड हैव, और उसके बाद है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड अपने आप में वर्ब की थर्ड फॉर्म का भी काम करता है, हाँ कि ना, तो ये हो जाएगा वुड हैव हैड। क्या हो जाएगा, वुड हैव हैड, क्योंकि दूसरा कोई वर्ब नहीं है ना यहाँ पर, विल के बाद डायरेक्ट हैड दे रखा है, तो विल के बाद हैड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, विल की जगह पर वुड आ जाएगा, वुड के बाद हैव आ जाएगा, हैव के बाद V3, यानी कि जो हैड दे रखा है वो एज इट इज यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि हैड क्या है, V3 अपने आप में यहाँ पर, ठीक है। तो वुड हैव हैड, चेक करो, आई एम हैविंग नहीं होगा, आई विल बी हैव नहीं होगा, आई वुड हैज कैसे आ सकता है, क्या होगा, एक ही बचा, आई वुड हैव हैड। देखो ये रहा आंसर, आई वुड हैव हैड, आई वुड हैव हैड। ये क्लॉजेज आपको याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्लॉजेज है ये, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन में अगर इसको समझना चाहते हो तो मैंने क्या बताया, जो कंडीशनल सेंटेंसेस वाला मैंने करा रखा उसको जाके पढ़ लेना, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। कई जगह पे क्या होता है, इसमें इन्वर्जन लगाते हैं, ये वाला जो केस है ना, ये वाला, इसमें इन्वर्जन लगा दिया जाता है। जैसे कि नॉर्मल केसेस में इसको कैसे लिखते हैं, इफ के साथ में क्या होता है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ क्या लिखते हैं, अरे यार, नॉर्मल केसेस में इसको हम ऐसे लिखते हैं, इफ लिखते हैं, इफ के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर, और वर के बाद क्या लिखते हैं, एक ऑब्जेक्ट लिखते हैं। या फिर हम इसमें क्या लगाते थे, इन्वर्जन, इन्वर्जन में क्या करते हैं, इफ को हटा देते हैं। समझ लेना, ये वाला जो केस है ये आपको ऐसे दिखाई देता है सेंटेंस में, इसमें हम क्या करते हैं, इन्वर्जन लगा देते हैं। इन्वर्जन में क्या करते हैं, इफ को रिमूव कर देते हैं और वर और सब्जेक्ट को आपस में बदल देते हैं, यानी कि वर प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि जो मीनिंग इसकी है वही सेम मीनिंग इसकी है। इतना याद रख लेना,
ये केवल इस वाले केस में होता है जब वर आता है, वर के साथ जब ऑब्जेक्ट आता है तो यहां पर आप क्या करते हो, ऐसे आपको दिखाई देता है इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि इफ आई वर अ बर्ड, इफ आई वर अ बर्ड, तो आगे क्या बनेगा, आई वुड, मैंने क्या बताया, ऐसे करो उसको, मैंने क्या बताया, वुड के साथ क्या आएगा, V1, तो आई वुड फ्लाई इन द स्काई, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। देखो ना, इफ आई वर, तो यहां पर क्या है, सब्जेक्ट के साथ देखो इफ है, पहले देखो इफ है, इफ के बाद सब्जेक्ट है यानी कि आई, उसके बाद क्या है, वर, हमेशा वर रहेगा, वॉज नहीं होगा, कभी भी ध्यान रखना, और आगे क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगला जो मेन क्लॉज है वो किससे बनेगा, वुड प्लस V1, तो देखो आई वुड फ्लाई, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, मैंने क्या बोला कि इस वाले केस में हम क्या कर सकते हैं, इसको हम इन्वर्जन लगा के दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसकी जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, इफ को हटा दूंगा और वर और आई को चेंज कर दूंगा, वर आई अ बर्ड, वर आई अ बर्ड, बाकी सारा सेम रहेगा, कॉपी पेस्ट, आई वुड फ्लाई इन द स्काई, यानी कि जो मीनिंग इसकी है वही सेम मीनिंग इसकी है, दोनों क्या है, इक्वल है। समझ में आया, यहां पर इन्वर्जन काम करता है। ऐसी सेम इस वाले केस में इन्वर्जन काम करता है, यानी कि नॉर्मल केसेस में आपको कैसा दिखाई देगा, ये सब्जेक्ट दिखाई देगा, प्लस आपको हेड दिखाई देगा, प्लस आपको V3 और प्लस आपको ऑब्जेक्ट, जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, आगे जो भी है, मतलब ऑब्जेक्ट हो या ना हो, एडवर्ब हो तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, मेन तो ये है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3। इसमें भी इन्वर्जन लगा देते हैं, इन्वर्जन लगाकर क्या कर देते हैं हम, सॉरी इफ आएगा ना पहले, इन्वर्जन लगा के क्या कर देते हैं, इफ को हटा देते हैं और हेड और सब्जेक्ट को आपस में बदल देते हैं, तो हेड पहले, सब्जेक्ट बाद में, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे जो भी है ऑब्जेक्ट वो लगा देना है। तो जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है, जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है, याद रख लेना इसको, जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है। ठीक है, जैसे मैं यहां पर लिखता हूं, यहां पर देखो, यहां पर मैं लिखता हूं इफ आई हैड, यहां पर जगह नहीं है, अगले पेज पे लिखता हूं, एक पेज ऐड कर लेते हैं, अगर ऐसे आ जाए, इफ आई हैड सीन हिम, इफ आई हैड सीन हिम, अगर मैंने उसे देखा होता, आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार, तो मैंने कार जरूर रोकी होती। मैंने क्या बताया, जब हेड के साथ V3 आ जाए इफ क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में क्या लगाते हैं, वुड प्लस हैव प्लस V3, तो वही किया मैंने। देखो यहां पर क्या है, हेड के साथ V3 यानी कि पास्ट परफेक्ट इफ क्लॉज में, तो मेन क्लॉज में क्या है, वुड प्लस हैव प्लस V3, करेक्ट है। मैंने क्या बताया, इन्वर्जन लगा लो, यहां पर इन्वर्जन में क्या करेंगे, इफ को हटा देंगे, हेड को पहले ले आएंगे, तो हेड आई, आई बाद में, हेड आई सीन, हेड आई सीन हिम, उसके बाद सारा सेम, आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार, आई वुड हैव स्टॉप्ड द कार। ठीक है, यानी कि जो मीनिंग इसकी है वही मीनिंग इसकी है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। समझ गए ना, आगे से अब गलती मत करना। ये वाला देखो जरा, शी इज नॉट एज क्लेवरेस्ट एज जॉन, मैंने आपको बताया था एज और एज के बीच में, अगर आपको याद हो मैंने आपको बताया था कि एज और एज या सो और एज, शॉर्ट में बता रहा हूं, याद रखना। ठीक है, एज और सो एज के बीच में, इसको मैं यहां लिख देता हूं ताकि तुम इसको नोट कर सको। सिंपल सी चीज याद रखना, एज और एज के बीच में या फिर सो और एज के बीच में हमेशा हम क्या करते हैं, जो एडजेक्टिव लगाते हैं वो हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव डिग्री का। कैसा होता है, पॉजिटिव डिग्री का, यानी कि ना तो वो कंपैरेटिव होगा ना वो सुपरलेटिव होगा। सेम यहां पर जो एडजेक्टिव लगाते हैं वो कैसा लगाते हैं, पॉजिटिव डिग्री का। कैसा, पॉजिटिव डिग्री का। ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरी चीज, कभी भी एज और सो एज के साथ में इक्वली जो शब्द होता है, इक्वली कभी भी ये यूज मत करना, बताया था मैंने, इक्वली यूज मत करना कभी भी। जैसे कि आप ये मत बोलना कि राम इज इक्वली एज गुड एज श्याम। अब कई बच्चे क्या देखेंगे, सीधा इसको देखेंगे कि भाई एज और एज के बीच में पॉजिटिव डिग्री आना चाहिए। तो सर पॉजिटिव डिग्री तो है, क्योंकि गुड का कंपैरेटिव तो बेटर होता है और सुपरलेटिव बेस्ट होता है, मतलब गुड अपने आप में पॉजिटिव है, मतलब सर सेंटेंस ठीक है, लेकिन सेंटेंस गलत है, क्योंकि इक्वली नहीं आएगा, क्योंकि ये अपने आप में इक्वली को दिखाता है, ये अपने आप में इक्वली होने को दिखाता है कि राम उतना ही अच्छा है जितना कि श्याम है। मतलब ये अपने आप में एक ऐसी टोन आपको देता है कि इक्वली अच्छा है, बराबर अच्छा है। तो इक्वली लगाने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिखोगे राम इज एज गुड एज श्याम, सिंपल। इक्वली लगाने की आवश्यकता नहीं है दोनों केसेस में, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, समझे?
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, शी इज नॉट एज क्लेवर, क्लेवरेस्ट की जगह पर क्या आ जाएगा, क्लेवर, क्या आ जाएगा, क्लेवर, एज जॉन। ढूंढो कहाँ है, एज क्लेवर एज, ये रहा, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, करना जरा इन क्वेश्चंस को, 2 क्वेश्चंस हैं आपके सामने फिर से। करो दोनों क्वेश्चन जल्दी से फटाफट। क्लियर कर लिया होगा। लुइस कैन हैंडल मैनी ऑफ द यूरोपियन लैंग्वेजेस, की लुइस जो है वो कई सारे यूरोपियन लैंग्वेजेस को हैंडल कर सकता है विद इट्स डायलेक्टिकल वेराइटीज। डायलेक्ट क्या होता है जानते हो, किसी एक क्षेत्र की जो भाषा होती है, किसी कोई लोकल भाषा जिसको हम कहते हैं कि हर क्षेत्र की, कई सारे क्षेत्रों की अपनी एक लोकल भाषा होती है जिसको आप नहीं समझ पाओगे, उस एरिया के जो लोकल लोग हैं वही समझ पाते हैं, है ना, तो उसको बोलते हैं डायलेक्ट। डायलेक्ट का मतलब एक लोकल क्षेत्र की लोकल भाषा जिसको वहाँ के केवल लोकल लोग समझ पाते हैं। ठीक है, तो डायलेक्टिकल वेराइटीज, डायलेक्टिकल वेराइटीज, डायलेक्टिकल क्या है, एक एडजेक्टिव है, वेराइटीज क्या है, विभिन्नताएं। ठीक है भाई, यानी कि लुइस जो है हैंडल कर सकता है यूरोपियन लैंग्वेजेस को विद इट्स डायलेक्टिकल वेराइटीज। ये जो डायलेक्टिकल वेराइटीज है किसकी है, ये जो डायलेक्टिकल वेराइटीज है ये किसकी है, भाषाओं की है ना, क्योंकि भाषाओं से संबंधित है। भाई डायलेक्ट का मतलब क्या होता है, लोकल भाषा, यानी कि ये जो डायलेक्टिकल वेराइटीज मैंने लिखी है, तो वेराइटीज किसकी है, लुइस की वेराइटीज की बात हो रही है या यहाँ पर लैंग्वेजेस की वेराइटीज की बात हो रही है। तो आपको कोई सर लैंग्वेजेस की वैरायटी की बात हो रही है कि लुइस जो है यूरोपियन लैंग्वेजेस को समझ सकता है विद इट्स डायलेक्टिकल वेराइटीज, इनकी जो डायलेक्टिकल वेराइटीज है उनके साथ समझ सकता है फ्लुएंटली, वो भी बड़ी तेजी से, फर्राटेदार तरीके से। तो यानी कि आपको पता है कि ये जो डायलेक्टिकल वेराइटीज है किसकी है, इन लैंग्वेजेस की। तो अगर लैंग्वेजेस प्लूरल है, लैंग्वेजेस क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ इट्स आता है या प्लूरल के साथ देयर आता है। इट्स का प्लूरल क्या होता है, देयर, ये ध्यान रखना। इट्स जो है ना ये होता है सिंगुलर के लिए, और देयर जो ये होता है प्लूरल के लिए, यानी कि इट्स का प्लूरल क्या होता है, देयर होता है। तो आपको पता है यहाँ पर लैंग्वेजेस है तो विद इट्स डायलेक्टिकल ने विद देयर डायलेक्टिकल वैल्यूज, क्योंकि इन सब की अपनी अपनी क्या है, एक डायलेक्टिकल वैल्यू या सॉरी वैरायटी है। हर भाषा की अपनी अपनी क्या है, अलग अलग डायलेक्टिकल वैरायटी है, यानी कि भाषाओं की डायलेक्टिकल वैरायटीज, तो इन सब की अलग अलग है, तो इसलिए इट्स नहीं आएगा, इट्स लगाते हैं एक के साथ, जबकि ये प्लूरल है तो क्या आ जाएगा, देयर डायलेक्टिकल वैरायटीज, क्या आ जाएगा, देयर डायलेक्ट विद देयर डायलेक्टिकल वैरायटीज, विद दे नहीं आएगा, विद देयर डायलेक्टिकल वैरायटीज, ये आंसर है। दूसरा चेक कर लो, विद और नहीं आएगा, विद ऑन इट्स नहीं आएगा, इट्स तो आएगा ही नहीं, तो आपका आंसर क्या आ गया, इसका आंसर आ गया 2। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है सारे के सारे। हिमांशु इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट, कुछ समझाता हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। हिमांशु इज मोर ब्रेवर देन सुधांशु। आप जानते हो ये सेंटेंस क्या है, गलत है। मैंने अभी बताया था क्यों गलत है। ठीक है, जब मैंने बताया था कि भाई यहां पर देखो हिमांशु को कंपेयर कर रहे हैं सुधांशु से, यानी कि जब दो लोगों को आप कंपेयर करते हो तो एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। तो ब्रेव का कंपैरेटिव ब्रेवर होता तो है, अगर किसी का कंपैरेटिव ना हो तो मोर लगाते हैं। भाई ब्रेव का ब्रेवर होता है तो यहां पर मोर लगाने की क्या जरूरत है। मैं सीधा बोलूंगा ना कि हिमांशु इज, क्या बोलूंगा, ब्रेवर, मोर लगाने की जरूरत ही नहीं है, ब्रेवर देन सुधांशु, देन सुधांशु। ठीक है, हिमांशु इज ब्रेवर देन सुधांशु, यानी कि ये सेंटेंस आपका क्या है, बिल्कुल ओके है। इतना समझ में आया, दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है, दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है। अगला बताना जरा मुझे, हिमांशु इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट। ठीक है, गलत है। हिमांशु इज मोर क्लेवर देन इंटेलिजेंट, आप कहोगे सर गलत है, क्योंकि अभी आपने बताया कि क्लेवर का कंपैरेटिव बनता है, तो आपने क्लेवर के साथ मोर क्यों लगाया, लेकिन ये सेंटेंस करेक्ट है। आप कहोगे सर कैसे, समझाता हूं। देखो यहां पर कंपेयर मैंने दो अलग अलग इंसानों को किया था ना, यहां पर जो मैंने कंपेयर किया था दो अलग इंसान हैं, दो
अलग क्या है, इंसान है। ठीक है, यहां पर जो मैंने कंपेयर किया, हिमांशु को मैंने किससे कंपेयर किया बताना? मैंने हिमांशु को किसी से कंपेयर नहीं किया, मैंने यहां पर हिमांशु की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया है। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया है, दो क्वालिटीज को कंपेयर किया है। समझ गए फर्क? समझ गए दोनों में? एक होता है दो लोगों को कंपेयर किया, और एक होता है एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया। यहां मैंने हिमांशु को किसी दूसरे इंसान से कंपेयर नहीं किया, मैंने हिमांशु की एक क्वालिटी को दूसरे से कंपेयर किया कि हिमांशु जितना इंटेलिजेंट है उससे ज्यादा वो क्लेवर है, यानी कि जितना वो होशियार है उससे ज्यादा वो चालाक है। यानी कि हिमांशु की ही दो क्वालिटीज कंपेयर कर रहा हूं। तो जब ध्यान रखना, एक ही व्यक्ति की या एक ही वस्तु या एक ही जानवर की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाएगा, तो ऐसे केस में क्या होगा, कंपैरेटिव। आपको पता है कंपैरिजन तो हो रहा है, लेकिन ऐसे केस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज आपको नहीं करना। आपको हमेशा क्या लगाना है, मोर लगाना ही है आपको, चाहे किसी का कंपैरेटिव बने या ना बने, मोर लगाना है। और मोर के साथ आपको क्या लगाना है, पॉजिटिव। ये जबरदस्ती आपको लगाना पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है, ध्यान रखना है इसको। ऐसे केस में कंपैरेटिव डिग्री कभी भी नहीं आता, हमेशा क्या आता है, मोर के साथ पॉजिटिव। जैसे देखो, मोर के साथ क्लेवर, समझ में आया, मोर के साथ पॉजिटिव, और अगला वाला जो आएगा वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ऐसे लिख सकते हो पूरा, मोर प्लस पॉजिटिव डिग्री प्लस देन और प्लस दोबारा से एक पॉजिटिव डिग्री। अब आगे मोर लगाने की जरूरत नहीं है, ये बिल्कुल करेक्ट आपका स्ट्रक्चर हो जाएगा। कब? जब एक ही इंसान की दो क्वालिटीज को कंपेयर किया जाए। चेक करो जरा, हिमांशु इज ब्रेवर देन इंटेलिजेंट। यहां पर हिमांशु को मैं किसी से कंपेयर नहीं कर रहा, यहां पर मैं हिमांशु की दो क्वालिटीज को, भाई हिमांशु जो है ना ब्रेवर देन, यानी कि जितना वो इंटेलिजेंट है उससे ज्यादा वो ब्रेवर है, यानी कि दो क्वालिटीज को कंपेयर किया मैंने। तो मैंने क्या बताया, जब भी एक ही इंसान के दो क्वालिटीज को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, मोर के साथ पॉजिटिव, यानी कि इज के बाद क्या आएगा, मोर, उसके बाद पॉजिटिव क्या है, ब्रेव, इज मोर ब्रेव, मोर ब्रेव के बाद क्या आएगा, देन, और देन के बाद क्या आ जाएगा, पॉजिटिव दोबारा से, है ना, यानी कि इंटेलिजेंट, ये आ जाएगा। चेक करो, मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट, पहला ही आंसर है। मोस्ट ब्रेव नहीं होगा, मोस्ट ब्रेव नहीं होगा, ब्रेवर देन मोर इंटेलिजेंट नहीं, मोर जो आता है वो पहले वाले के साथ आता है, और कंपैरेटिव तो आएगा ही नहीं, मैंने क्या बताया, पॉजिटिव डिग्री आएगा यहां पर, मोर ब्रेव देन इंटेलिजेंट। इसको याद रखना स्ट्रक्चर को, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में कई बार पूछा गया और पूछ भी सकता है। ठीक है, आगे देखो, करना जरा क्वेश्चंस को फटाफट। करो, देखो क्या लिखा है, पूनम यूजुअली सिट्स इन अ फर्स्ट रो। देखो फर्स्ट क्या है, ये एक ऑर्डिनल नंबर है। क्या है, एक ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर्स क्या होते हैं, जो ऑर्डर या क्रम को दिखाते हैं। एडजेक्टिव है बेसिकली, क्या है ये, एडजेक्टिव है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव कह सकते हो आप इसको, ऑर्डिनल न्यूमरल एडजेक्टिव। ठीक है, जो क्रम को दिखाते हैं, जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, लास्ट हो गया, नेक्स्ट हो गया, ये सब किसको दिखाते हैं, क्रम को, है ना। जैसे फर्स्ट हुआ, लास्ट हुआ, नेक्स्ट हुआ, ये सब किसको दिखाते, क्रम को। तो इनके बाद जो आर्टिकल आता है वो क्या आता है, द आता है, द इज यूज्ड, ए और एन नहीं आता। ठीक है, क्या आता है, द आता है। तो गलती किस में है, इस वाले पार्ट में, यहाँ पर अ नहीं आएगा, द आना चाहिए, इन द फर्स्ट रो, पहले रो में। तो पूनम यूजुअली सिट्स, इसमें गलती नहीं है, इन अ फर्स्ट रो इसमें गलती है, क्योंकि ये ठीक है और ये भी ठीक है, गलती इस वाले पार्ट में है। एक ही जगह पर क्या आना चाहिए, द, इन द फर्स्ट रो। याद रखना, सिंपल है कि जो ऑर्डिनल नंबर्स होते हैं उनके साथ आर्टिकल द लगाते हैं, ए और एन नहीं लगाते। बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। नो सूनर हैड आई फिनिश्ड माई फाइनल एग्जाम दैट माई फ्रेंड। देखो तीन चीज़ें बता रहा हूं जो मैंने बताया था पहले भी, ध्यान रखना। एक होता है नो सूनर, ठीक है, एक होता है हार्डली, जो एग्जाम में पूछा जाता है ना बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ वही लिखवा रहा हूं। एक होता है स्केर्सली। नो सूनर का पेयर किससे बनता है, देन से। किससे बनता है, देन से। हार्डली का पेयर किससे बनता है, वेन से। और स्केर्सली का पेयर किससे बनता है, वेन से। पहली चीज तो याद रखना कि नो सूनर का पेयर बनता है देन से, हार्डली का वेन से, स्केर्सली का वेन से। इन तीनों ही केसेस में, इन तीनों के केसेस में हमेशा आप क्या लगाते हो, इन्वर्जन इज यूज्ड। ऐसे लिख देता हूं मैं, इन्वर्जन इज यूज्ड। इन्वर्जन का क्या मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा सब्जेक्ट के, उसके बाद आपका आ जाएगा मेन वर्ब। ठीक है भाई, ये आपका इन्वर्जन है।
कि सब्जेक्ट के पहले आपका हेल्पिंग वर्ब होना चाहिए और उसके बाद आपका मेन वर्ब। तो पहले चेक करते हैं, देखो, और ये कब होता है? जब सेंटेंस इससे शुरू हो, जब सेंटेंस इससे शुरू हो, इन तीनों में से किसी से भी जब आपका सेंटेंस शुरू हो। ऐसे लिख लो, ऐसे लिख लो, इफ सेंटेंस स्टार्ट्स विद इनके। अगर सेंटेंस इनसे शुरू हो रहा है, नो सूनर से, हार्डली से या स्केर्सली से, तो वहां पर क्या लगेगा? इन्वर्जन लगेगा सेंटेंस में। और इनका पेयर जो होता है वो ये होता है। इन्वर्जन का मतलब ये पार्शियल इन्वर्जन है। पार्शियल का मतलब हो गया आधा, एक होता है कंप्लीट इन्वर्जन। जब इन्वर्जन पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, अभी सिर्फ इतना समझ लो कि पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब। लेकिन ये इंटेरोगेटिव नहीं बनता। इन्वर्जन की यही खास बात होती है कि इस वाले स्ट्रक्चर में होगा, लेकिन वो इंटेरोगेटिव नहीं बनेगा। नॉर्मल केसेस में क्या होता है, अगर आप हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले रखते हो तो वो इंटेरोगेटिव बन जाता है, लेकिन यहाँ पर इंटेरोगेटिव नहीं बनता। तो चेक करो, देखो नो सूनर से सेंटेंस शुरू हो रहा है, तो पहले आप चेक करो इन्वर्जन लगा है क्या। यानी कि देखो हेल्पिंग वर्ब पहले है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आई क्या है? सब्जेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद आपका वर्ब है, क्योंकि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है। हमें तो मेन वर्ब से मतलब है ना, कोई सी भी फॉर्म हो, क्या मतलब, क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, मेन वर्ब। यानी कि इन्वर्जन तो लगा है, इन्वर्जन की दिक्कत नहीं है, इन्वर्जन तो लगा है। देखो हेड आई फिनिश्ड, अगर इसको ऐसे देता वो कि नो सूनर आई हैड फिनिश्ड, तो गलत हो जाता। ठीक है, अब इसका पेयर चेक कर लो भाई, इन्वर्जन ठीक है अपनी जगह पर, तो पेयर चेक कर लो। नो सूनर का पेयर बनता देन से, जबकि यहां पर देखो नो सूनर हैड आई फिनिश्ड माई फाइनल, ये आपका ऑब्जेक्ट है, फाइनल एग्जाम, यहां तक पूरा ऑब्जेक्ट है। दैट माई फ्रेंड, आगे जो सेंटेंस जुड़ेगा वो दैट से थोड़ी जुड़ेगा, वो किससे जुड़ेगा? मैंने आपको बताया वो किससे जुड़ेगा, वो देन से जुड़ेगा, क्योंकि पेयर क्या है? देन। तो चेक करो क्या आना चाहिए? देन माई, आपको इस वाले पार्ट को इंप्रूव करना है। दैट माई फ्रेंड्स इनवाइटेड, तो दैट की जगह पर क्या आ जाएगा? देन माई फ्रेंड्स इनवाइटेड, ये आंसर है। वेन नहीं आता, दैट नहीं आता, और ये वाला देन नहीं आता, ये वाला देन आता है, ए एन वाला, ध्यान रखना। ये भी एग्जाम में कंफ्यूजन कर देगा आपको, ई एन वाला दे देगा आपको, जबकि आपको पता है ए एन वाला आता है। ठीक है, समझ गए भाई? कर लोगे कि नहीं कर लोगे? ऐसी हार्डली और स्केर्सली का भी याद रखना। ठीक है, करो जरा। मैंने कहा था ना पूरी ग्रामर रिवाइज करवा दूंगा, इसलिए मैं एक एक कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आराम आराम से बता रहा हूं ताकि आपको याद रहे। करो जरा। हो गया? इसमें आपको बताना था कि कौन से पार्ट में एरर है। बहुत सिंपल है, देखो, ही वॉज दैट एंग्री दैट, दैट एंग्री दैट, दैट एंग्री दैट, दैट और दैट का पेयर नहीं बनता कभी भी। देखो पेयर किसका बनता है मैं आपको समझा देता हूं, एक चीज ध्यान से देखना। सबसे पहली चीज ध्यान रखना, सो जो है ना इज नॉट इक्वल टू वेरी। सबसे पहली चीज याद रखना, बहुत कॉमन मिस्टेक करते हैं बच्चे। सो जो है वो वेरी के बराबर कभी नहीं है। जैसे आप ये बोल सकते हो ना कि आई एम वेरी एक्साइटेड, आई एम वेरी एक्साइटेड, ये बोलना बिल्कुल उचित है कि मैं बहुत क्या हूं, एक्साइटेड हूं। कई बच्चे ऐसा बोलते थे आई एम सो एक्साइटेड, बोलते हैं ना आई एम सो एक्साइटेड, और यहां पर सेंटेंस में लगा दिया फुल स्टॉप, तो ये हो जाएगा आपका गलत, क्योंकि सो इज नॉट इक्वल टू वेरी। सो का आप वेरी की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक है, सो का इस्तेमाल अगर आप करते हो तो या तो आपको पता है सो के साथ एज का पेयर आता है, जो अभी मैंने आपको पीछे बताया था। इसके बीच में एक एडजेक्टिव आता है, कौन सा एडजेक्टिव आता है? पॉजिटिव डिग्री का, बताया था। या तो सो के साथ एज का पेयर बनता है, सो अकेला नहीं आता। सिंपल भाषा में अगर मैं समझाऊं, ठीक है, आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने बैठूंगा तो बहुत लंबा एक्सप्लेनेशन में जाएगा, ये एडवर्ब पूरा खोल के रखना पड़ेगा मुझे। ठीक है, या तो सिंपल याद रखना सो के साथ दैट का पेयर बनता है। सो के साथ किसका पेयर बनता है? दैट का। इतना की, इसकी मीनिंग ये निकलती है इतना की। जैसे कि आई एम सो हैप्पी दैट आई डोंट नो व्हाट टू डू। आई एम सो हैप्पी मतलब मैं इतना खुश हूं, मैं इतना खुश हूं कि आई डोंट नो, मैं नहीं जानता कि क्या करूं। मैं इतना खुश हूं कि मैं नहीं जानता कि मैं क्या करूं। यह सेंटेंस बिल्कुल ठीक है क्योंकि सो और दैट का पेयर मैंने यूज किया है इतना और की के लिए। ठीक है, और सो और एज तो आपको पता ही है, जैसे बताते हैं ना कि ही इज नॉट सो गुड, ही इज नॉट सो गुड एज हिज ब्रदर, एज हिज ब्रदर, कि वो उतना अच्छा नहीं जितना उसका भाई है। वो
इतना अच्छा नहीं है जितना उसका भाई है, तो इसका यूज क्या होता, इतना जितना या उतना जितना। समझ में आया? अभी मैंने बताया था कि बीच में क्या आता, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, तो सो और एज के बीच में गुड आ रहा है। अगर बेटर या बेस्ट आता तो गलत हो जाता, तो ये भी क्या है अपनी जगह पर ठीक है। तो या तो सो और एज का पेयर होता है या सो और दैट का पेयर होता है। और यहां पर वही कहना चाह रहा है कि ही वाज सो एंग्री, वो इतना गुस्सा था कि, वो इतना गुस्सा था कि, तो इतना की, वो इतना गुस्सा था कि ही स्लैम्ड द बुक ऑन द टेबल, वो इतना गुस्सा था कि उसने टेबल पे बुक को ऐसे स्लैम यानी कि पटक के मारा। तो आपको पता है, देखो दैट तो यहां पर दे रखा है, लेकिन ये दैट जो है ना गलत है, इसकी जगह पर क्या लगा दो, सो लगा दो, तो मीनिंग नहीं बन जाएगी कि ही वाज सो एंग्री, वो इतना एंग्री था कि ही स्लैम्ड द बुक ऑन द टेबल। याद रख लोगे इसको, सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। और आगे भी अगर ऐसे क्वेश्चंस और आएंगे तो मैं आपको और भी अच्छे से तरीके से समझाऊंगा, डोंट वरी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, एरर किस वाले पार्ट में, इस वाले पार्ट में, दैट ही स्लैम्ड, नहीं सॉरी ये तो ठीक है, दैट एंग्री, दैट एंग्री जगह पर क्या आएगा, सो एंग्री, तो ये आंसर है इसका। दैट एंग्री की जगह पर क्या आएगा, सो एंग्री। सुजाता हैज नॉट एंड कैन नेवर इन द गुड बुक्स। देखो एक इडियम होता है टू बी इन द गुड बुक्स, टू बी इन द गुड, इन द गुड बुक्स। अगर आप किसी के गुड बुक्स में हो तो इसका मतलब वो अपनी कृपा आपके ऊपर बरसा रहा है, वो आपको पसंद करता है, वो आपके फेवर में काम करता है ना, आप उसके गुड बुक्स में, मतलब वो आपको अच्छा मानता है बेसिकली, समझ रहे हो। तो टू बी इन द गुड बुक्स, किसी के गुड बुक्स में होना। तो देखो इन द गुड बुक्स कि सुजाता जो है ना, हैज नॉट एंड कैन नेवर, तो आपको पता है बी तो मिसिंग है कि सुजाता कभी नहीं हो सकती गुड बुक्स में, सुजाता कभी भी गुड बुक्स में नहीं हो सकती। तो इसका बी कहां है बताना, इन द गुड बुक्स, इसका बी कहां है भाई। आपको पता है सुजाता हैज नॉट, यहां पर आना चाहिए वर्ब बीन, क्योंकि हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, हैज के साथ और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है, तो बी का बीन बन जाएगा। एंड कैन नेवर, एंड कैन नेवर, कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है, तो नेवर के बाद क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब बिल्कुल सही है सेंटेंस भाई। जब एक ही सेंटेंस के अंदर दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब होते हैं और दोनों के साथ अलग, अगर अलग अलग वर्ब की रिक्वायरमेंट है, जैसे एक के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म की रिक्वायरमेंट है और एक के साथ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, तो दोनों के साथ अलग अलग लगेगा। समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर दो वर्ब्स हैं, जैसे मैं अगर ऐसे बोलूं आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज हेल्प हिम। आई हैव ऑलवेज कि मैंने हमेशा मदद की है और मैं हमेशा मदद करूंगा। आई हैव ऑलवेज एंड विल ऑलवेज हेल्प हिम कि मैंने उसकी मदद हमेशा की है और हमेशा करूंगा। तो देखो ठीक है, इस वाले विल के साथ आपको पता है मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आता है तो जस्टिफाई कर दिया, हेल्प लगा दिया। लेकिन हैव के साथ तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आता है ना। पता है यहां पर हेल्प लगाने का क्या मतलब है कि इसको आपने दोनों के लिए कॉमन मान लिया, इसके लिए भी कॉमन मान लिया और इसके लिए भी कॉमन मान लिया। और इसके लिए कॉमन मानोगे तो ठीक है, लेकिन इसके लिए मानोगे तो गड़बड़ है ना बाबा, क्योंकि हैव के साथ V3 आता है। तो आपको पता है इसके लिए एक अलग आपको वर्ब चाहिए, और वर्ब कहां पर आएगा, ऑलवेज के बाद, क्योंकि ऑलवेज कहां पर आता है, मेन वर्ब से पहले, एडवर्ब में पढ़ा है मैंने, ठीक है। तो आई हैव ऑलवेज, अब आपको पता है यहां पर एक और आपको वर्ब चाहिए सेम लेकिन अलग फॉर्म में, तो हैव के साथ क्या आता है V3, तो आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड, आई हैव ऑलवेज हेल्प्ड एंड विल ऑलवेज हेल्प हिम। तो जब आपको लगे कि दो अलग अलग हेल्पिंग वर्ब है और दोनों के साथ अलग अलग वर्ब के फॉर्म की जरूरत है, तो आपको अलग अलग लगाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं बोलूं आई वॉज एंड ऐसे बोलूं मैं आई डिड नॉट एंड विल नॉट बीट हर। आई डिड नॉट एंड विल नॉट बीट हर मतलब ना तो मैंने उसे मारा और ना मैं उसे मारूंगा, ना तो मैंने उसे मारा और ना मैं उसे मारूंगा। आई डिड नॉट एंड विल नॉट बीट हर। अब आपको पता है यहां पर एक हेल्पिंग वर्ब है डिड, यहां पर क्या है विल, मॉडल है, आपको पता है इसके बाद V1 आता है तो जस्टिफाई कर दिया मैंने V1 लगा के। आप जानते हो कि डिड के साथ भी तो V1 आता है ना। तो जब आपको पता है कि भैया दोनों के साथ तो V1 ही आता है, दोनों के साथ क्या आता है V1 आता है, तो आप ऐसे केस में क्या करो, जो V1 है केवल सेकंड वाले के साथ लगा दो, ये सेंटेंस अपने आप में क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। रीजन पता लग गया, क्योंकि दोनों के साथ V1 आ रहा है। तो जब दोनों के साथ सेम वर्ब की फॉर्म आए तो ऐसे में क्या करो, आप केवल सेकंड वाले के साथ लगा दो तो ठीक हो जाता है। जैसे कि आई डिड नॉट एंड विल नॉट बीट हर, समझ में आया, सेकंड वाले के साथ लगाना है। ऐसा मत कर देना कि आई डिड नॉट बीट एंड विल नॉट हर, सीधा विल नॉट हर, तो गलत हो जाएगा वो। वर्ब लगाना सेकंड वाले के साथ, अगर दोनों में सेम फॉर्म की जरूरत है तो केवल सेकंड वाले के साथ लगा देना, सही हो जाएगा। लेकिन अगर अलग अलग फॉर्म की जरूरत है तो अलग अलग फॉर्म लगाना,
ठीक है। तो जैसे यहां पर मैंने लिखा हैज के साथ तो आपको पता है बीन आएगा, और यहां पर कैन के साथ क्या आएगा, बी आएगा। समझ में आया? तो सुजाता हैज नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, कि ना तो वो कभी हुई है और ना कभी हो सकती है इन द गुड बुक्स ऑफ हर प्रिंसिपल एज शी लैक्स ऑनेस्टी, क्योंकि उसमें ईमानदारी की कमी है। तो सही करें जरा इसको, देखो हैज नॉट बीन एंड कैन नेवर बी, सिंपल और सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया। आज की क्लास में इतना रखते हैं, छोटी सी क्लास लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा मैंने आपको सिखाया। देखना डायरेक्ट यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ के आएंगे, अगर नहीं आएंगे तो फिर आप बोलना कि भैया आप या सर आप गलत कह रहे थे। डायरेक्ट यहां से क्वेश्चंस उठ के आएंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। बहुत मैंने क्वेश्चंस ऐसे ही छांटे हैं आप लोगों के लिए, ताकि मैं इनकी मदद से पूरी ग्रामर आपको मैं रिवाइज करा सकूं और सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हैं वो मैं आपको सिखा सकूं, जो कि मैंने कोशिश की है। बाकी और एक्सप्लेन्ड मेथड में सीखना है तो A to Z बैच, लेकिन आप लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अब आप A to Z बैच मत ही देखना मेरा, क्योंकि आपके पास उतना टाइम नहीं है। आप ये प्रैक्टिस करो, जो मेरी क्लोज टेस्ट वाली वीडियोस हैं वो देख लो, मेंस के दंगल के नाम से है वो भी, ठीक है, पैरा जंबल की वीडियोस है वो देख लो, वो कैब लाने वाला हूँ वो देखना, जो अनसीन पैसेज होता है पूरा का पूरा पैसेज को जो सॉल्व करते हैं वो लेके आने वाला हूँ बिल्कुल धमाकेदार तरीके से। तो आप इसी तरीके से सपोर्ट बनाए रखिए और कमेंट करके बताइए कि वो कैब की क्लास मैं लेके आऊँ या ना लेके आऊँ। आप कमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।